क्या एक नंबर, सिर्फ एक संख्या, किसी देश की दशकों पुरानी सैन्य रणनीति को पूरी तरह से बदल सकती है? साल 2019 में एक संख्या 40 ने भारत की स्ट्रेटेजिक सोच में एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रखी। आज हम बालाकोट हवाई हमले की उन घटनाओं को समझेंगे जिन्होंने दक्षिण एशिया के जियोपॉलिटिकल समीकरणों को हमेशा के लिए एक नया मोड़ दे दिया। ये नंबर 40, ये पुलवामा हमले में शहीद हुए हमारे सीआरपीएफ के जवानों की संख्या थी। और यही वो नंबर था, यही वो वजह बनी जिसमें भारत को एक ऐसी जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर किया जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। तो तारीख थी 14 फरवरी 2019। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का एक काफिला जा रहा था और तभी एक आत्मघाती हमला हुआ। विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी सीधे काफिले की एक बस से जा टकराई और इस हमले में हमारे 40 जवान शहीद हो गए। अब देखिए, इस हमले ने भारत सरकार को एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया था। सवाल अब ये नहीं था कि भारत जवाब देगा या नहीं, सवाल ये था कि जवाब कैसा होगा, कितना बड़ा होगा और ये पिछली बार से अलग कैसे होगा। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। 78 गाड़ियों का काफिला था, करीब 2500 जवान थे और 300 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ। इसकी जिम्मेदारी भी फौरन पाकिस्तान से ऑपरेट करने वाले आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ले ली। इस बार भारत ने तय किया कि सिर्फ डिप्लोमैटिक निंदा से काम नहीं चलेगा, अब मिलिट्री एक्शन लेना होगा। हमले के फौरन बाद, मतलब अगले ही दिन, भारत की खुफिया एजेंसियां पूरी तरह एक्टिव हो गईं। एक हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट का फोकस बदला गया और उसे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बालाकोट की एक खास लोकेशन पर लगा दिया गया। साथ ही जमीन पर हमारे इंटेलिजेंस सोर्स ने भी कंफर्म किया कि हां, उस जगह पर एक बड़ा आतंकी ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। फिर 19 फरवरी को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ एक बहुत ही अहम हाई लेवल सुरक्षा बैठक हुई। वहां नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और तीनों सेनाओं के चीफ भी मौजूद थे। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बालाकोट कैंप की पूरी जानकारी सामने रखी। बताया गया कि यह जैश का कितना बड़ा और जरूरी अड्डा है और अगर इस पर हमला होता है तो संगठन की कमर टूट जाएगी। इसी मीटिंग में सैन्य कार्रवाई को हरी झंडी दे दी गई। मंजूरी मिलते ही एक ऐसे ऑपरेशन की प्लानिंग शुरू हुई जो कह सकते हैं कि बिल्कुल सीक्रेट और सटीक होना था। इसका मकसद सिर्फ टारगेट को खत्म करना नहीं था, बल्कि दुनिया को चौंकाना भी था। और इस मिशन को एक कोड नेम दिया गया, ऑपरेशन बंदर। तो इस ऑपरेशन का कोड नेम बंदर क्यों था? इसकी प्रेरणा रामायण से ली गई थी। जिस तरह हनुमान जी चुपके से दुश्मन के इलाके में घुसे और अपना लक्ष्य पूरा करके वापस आ गए, ठीक उसी तरह इस मिशन का मकसद भी था, पूरी गोपनीयता के साथ दुश्मन के घर में घुसकर टारगेट को हिट करना। अब देखिए, मिशन की कामयाबी के लिए धोखे की एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी बनाई गई। एक तरफ तो बैंगलोर में एरो इंडिया शो ऐसे चल रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, सब नॉर्मल है। वहीं दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स के जेट्स रोज रात को बॉर्डर के पास उड़ान भरते थे ताकि पाकिस्तानी रडार ऑपरेटर्स को लगे कि ये तो रोज का काम है। और इसी बीच ग्वालियर एयरबेस को, जहां से असली हमला होना था, इंस्पेक्शन के बहाने पूरी तरीके से सील कर दिया गया। इस मिशन के लिए एक बहुत ही खास हथियार चुना गया, इजराइल का बना स्पाइस 2000। ये कोई आम बम नहीं, ये एक स्मार्ट बम है जिसे पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को हिट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस बम की टेक्नोलॉजी ही इसे सबसे अलग बनाती है। ये किसी बिल्डिंग की छत या दीवार में छेद करके पहले अंदर घुसता है और फिर अंदर जाकर फटता है। मतलब इसका मकसद था बिल्डिंग के अंदर मौजूद हर चीज को तबाह कर देना, जबकि बाहर से बिल्डिंग काफी हद तक सही सलामत दिखे। इससे आसपास के इलाकों में कोलैटरल डैमेज का खतरा भी कम हो जाता है। तो प्लान तैयार था, हथियार चुन लिए गए थे और पायलट्स भी रेडी थे। अब वक्त था उस ऑपरेशन को अंजाम देने का जो भारत की मिलिट्री रिस्पॉन्स की पॉलिसी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। 26 फरवरी की सुबह घड़ी में बज रहे थे करीब 3। ग्वालियर से मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। उस रात मौसम बहुत खराब था, आसमान में घने बादल थे जिससे मिशन और भी मुश्किल हो गया था। लेकिन दिल्ली में बैठे वॉर रूम से फाइनल गो कमांड मिला और विमान अपने टारगेट की तरफ बढ़ चले। अब पाकिस्तानी रडार से बचना था तो पायलट्स ने एक कमाल की टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसे कहते हैं टेरेन मास्किंग। इसमें फाइटर जेट्स पहाड़ों और घाटियों की आड़ में जमीन से चिपककर बहुत नीचे उड़ते हैं। ये एक बेहद मुश्किल और जोखिम भरा तरीका है जिसके लिए बहुत हाई लेवल की स्किल चाहिए होती है।
अपने टारगेट के बिल्कुल पास पहुंचने पर मिराज जेट्स ने अपना पेलोड रिलीज किया। जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप की जिन इमारतों को टारगेट किया गया था, उन पर कुल 5 स्पाइस 2000 स्मार्ट बम गिराए गए। और बमों ने अपना काम किया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में कैंप को बहुत भारी नुकसान पहुंचा। मिशन पूरा होते ही पायलट्स ने वॉर रूम में एक कोडेड मैसेज भेजा, बंदर मारा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि अब एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। भारत के हमले के जवाब में पाकिस्तान ने अगले ही दिन जवाबी कार्रवाई की, जिससे हवा में दोनों देशों के फाइटर जेट्स आमने सामने आ गए। इसे मिलिट्री की भाषा में डॉग फाइट कहते हैं। 27 फरवरी की सुबह पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने अमेरिकी F-16 फाइटर जेट्स के साथ भारतीय एयर स्पेस में घुसने की कोशिश की। जवाब में इंडियन एयरफोर्स ने अपने जेट्स भेजे, जिनमें विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का MiG-21 बाइसन भी शामिल था। अब यहां पर जो मुकाबला हुआ वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से बिल्कुल बेजोड़ था। एक तरफ पुराना MiG-21 और दूसरी तरफ कहीं ज्यादा मॉडर्न F-16। उस हवाई झड़प में विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने MiG-21 से एक पाकिस्तानी F-16 को मार गिराने में कामयाबी हासिल की। लेकिन इसी दौरान उनका अपना प्लेन भी हिट हो गया और उन्हें इजेक्ट करना पड़ा। वो पाकिस्तान नियंत्रित इलाके में उतरे, जहां पाकिस्तानी सेना ने उन्हें हिरासत में ले लिया। जब वो पाकिस्तानी सेना की हिरासत में थे, उनसे पूछताछ हुई, पर उन्होंने अपने मिशन के बारे में कोई भी जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। उनका जवाब, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट, दुनिया भर में सैन्य अनुशासन और दिलेरी की एक मिसाल बन गया। अब विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी के लिए पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा था। भारत ने हर तरह से, मतलब डिप्लोमैटिक और मिलिट्री, दोनों लेवल पर जबरदस्त दबाव बनाया। अमेरिका, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों से बात की गई। साथ ही भारतीय सेना और नौसेना को हाई अलर्ट पर रख दिया गया। मैसेज बिल्कुल साफ था, पायलट को अगर कुछ भी हुआ तो मामला बहुत बढ़ जाएगा। और इस दबाव का असर हुआ। पाकिस्तान ने 60 घंटे के अंदर ही विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा कर दिया। 1 मार्च को वो वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत वापस आए। ये सिर्फ एक पायलट की घर वापसी नहीं थी, ये भारत की नई फॉरेन पॉलिसी का एक स्टेटमेंट था। ये दुनिया को दिखाने का एक तरीका था कि भारत अपनी मिलिट्री और डिप्लोमैटिक ताकत का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएगा। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक सिर्फ एक आतंकी हमले का बदला था, या फिर ये भारत की स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट यानी रणनीतिक संयम की पुरानी पॉलिसी से हटकर आतंकवाद से निपटने के लिए एक नए और ज्यादा आक्रामक जियोपॉलिटिकल सिद्धांत की शुरुआत थी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका असर आज भी साउथ एशिया की पॉलिटिक्स पर देखा जा रहा है।